Good afternoon, friends, and this is Deepak Singh on behalf of AQBIAS, and we will be discussing the topic of internet from skies. तो इंटरनेट हमको फाइबर ऑप्टिक से तो मिलता है, वो तो हमको चलो पता है, पर आसमान से, स्पेस से या फिर इंटरनेट फ्रॉम स्पेस हमें कैसे मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। और ये दो तरीके से मिल सकता है, हमें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से या फिर लो अर्थ ऑर्बिट से। सो काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स करे जा रहे हैं। गूगल ने जैसे लून प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, फेसबुक ने भी अटेम्प्ट करा था, आई थिंक अमेजॉन स्टार्टेड द क्यूपियर प्रोजेक्ट, एंड देन एक ये जो वन वेब करके जो कंसोर्टियम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ बीइंग लेड बाय भारती एयरटेल, तो वो भी अटेम्प्ट कर रही है टू प्रोवाइड इंटरनेट फ्रॉम द स्काईज. So let's see why are we discussing it. First we will discuss that why are we discussing it, why it was in news. Then we will discuss the basics, that what is the need of this and how it is provided. Then we will discuss the critical analysis of both. What are the advantages and disadvantages of providing internet from low Earth orbit, and what are the advantages of geosynchronous orbit. उसके बारे में, उन orbits के बारे में भी discuss करेंगे. And then we will discuss that what are the recent initiatives taken up by various organization. जैसे आपका एयरटेल का हो गया, गूगल का क्या अटेम्प्ट है, आपका फेसबुक ने क्या अटेम्प्ट करा है, अमेजॉन ने, इलॉन मस्क, स्टारलिंक जो है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन वी विल डिस्कस द इंटरनेट सिनेरियो, दैट सिंस व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट दैट द इंटरनेट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द सैटेलाइट्स. So what was the news? Let's discuss this. So again, as I said, that we follow a 3C approach over here, and the 3C approach is, it has to be concise, that is it will be covered in short. आपको पॉइंट्स फॉर्म में समझाया जाएगा, yet comprehensive तरीके से भी समझाया जाएगा, but apart from that it has to be current oriented. तो जो भी recent developments हैं वो सारी समझाई जाएंगी इसे 3C अप्रोच के अंदर, which I Deepak Singh follow at AQBIAS. So let's discuss the topic of like why are we discussing it. So the news was that OneWeb करके जो organization है, it launched 36 satellites recently in the month of May into low Earth orbit constellation, and the total number of satellites of OneWeb in the sky in the lower orbit is 218. तो इसके चक्कर में ये पूरा, मतलब इसका टारगेट है वैसे तो पूरी अर्थ को कवर करना, बट फिर इसका टारगेट है अभी फॉर प्रेजेंट, इसका टारगेट है टारगेट 50 आई थिंक. तो 50% जो आपका ट्रॉपिक्स है उसकी ऊपर जो कंट्रीज हैं वहाँ पे पहले अभी सैटेलाइट से इसको इंटरनेट प्रोवाइड करना है, एंड देन इट विल टारगेट द होल वर्ल्ड. तो ये भी न्यूज़ है कि उसने रिसेंटली कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी, एंड द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बाय OneWeb इन लो अर्थ ऑर्बिट स्टैंड्स एट 218 एज ऑफ नाउ. अभी कुछ और सैटेलाइट्स भी लॉन्च करेंगी, सो जस्ट कीप एन आई ऑन द न्यूज़. So let's start with the basics, that what is internet from the sky. So इसका वही है आपका जो इंटरनेट फ्रॉम द स्काईज या फिर स्पेस हो गया, तो बहुत सिंपल है, एंड ऑब्वियस डेफिनेशन वही है कि इट इज़ इंटरनेट प्रोवाइडेड थ्रू कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. आपकी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च करते रहते हैं, जिससे हमारा टीवी सैटेलाइट टीवी होता है, उसी से कहा जाता है कि उसी से इंटरनेट भी प्रोवाइड करा जाए. टीवी का आपको सैटेलाइट से ही आपको टीवी का एक्सेस मिलता है ना, आप जो चैनल्स देख पाते हैं, सैटेलाइट टीवी जो हम कहते हैं. सिमिलरली अब इंटरनेट से भी आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट की जो सिग्नल्स हैं वो भी आपको सैटेलाइट से मिलेंगे इंस्टेड ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स. अभी इस टाइम पे क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं आप, आपकी तार लगाई जाती है, उससे फिर आपको इंटरनेट मिलता है. बट इसके बाद से जब सैटेलाइट से हमको मिलना पड़ेगा, तो डायरेक्टली सैटेलाइट से हमको इंटरनेट मिलेगा. तो वो तारे जो लटकती रहती हैं बालकनी के बाहर या फिर जो तारे खोदी जाती है, वो सब इशू नहीं होगा. तो या तो इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू प्रोवाइड करा जाता है, दो टाइप की सैटेलाइट्स होती है, या फिर आपका सैटेलाइट्स इन द लो अर्थ ऑर्बिट उसके थ्रू प्रोवाइड करा जाता है. सो देयर आर टू वेज अगर सैटेलाइट्स में भी देखा जाए. एक तो आपकी कैटेगराइजेशन हो गई इंटरनेट के बारे में, ठीक है, या तो आपका हो गया फाइबर से, हो गया स्पेक्ट्रम से, जो आपका हॉटस्पॉट जिस तरीके से आप एक्सेस करते हैं, या फिर आपका हो गया सैटेलाइट्स. अब सैटेलाइट्स में भी देखा जाए तो इसमें भी दो कैटेगरीज आपके यहाँ गई. दीज आर द 3 कैटेगरीज. ओके, आई थिंक दिस विल बी बेटर. यस, सो वेज टू प्रोवाइड इंटरनेट. अगर हम इंटरनेट देखें किस तरीके से प्रोवाइड करा जाता है आप लोगों को, फर्स्ट
फर्स्ट होता है आपका फाइबर केबल से, ओके। सेकंड हो गया आपका स्पेक्ट्रम से, तो आपका हॉटस्पॉट वगैरह यूज होता है मोबाइल फोन्स वगैरह से उस पे। और आपका थर्ड कैसा हो गया, सैटेलाइट से। लेकिन इस सैटेलाइट्स में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका जियो स्टेशनरी, दूसरा हो गया आपका एलईओ सैटेलाइट्स, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट। इसको याद रख लेना, ये याद रखेंगे तो आपको आगे का टॉपिक भी बड़ा सिंपल तरीके से समझ आएगा। सो वेज टू प्रोवाइड इंटरनेट, देयर आर थ्री वेज, फाइबर, स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट्स। एंड अमंग सैटेलाइट्स द इंटरनेट कैन बी प्रोवाइडेड आइदर थ्रू जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। ये आपको प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था इंटरनेट फ्रॉम स्काइज के बारे में। अब मैंने बताया था कि दो तरीके से स्पेस में भी सैटेलाइट इंटरनेट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट्स है वो, और दूसरा हो गया जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब आपका क्वेश्चन आएगा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है और लो अर्थ ऑर्बिट में क्या होती है, तो उसमें डिस्कस कर लेते हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है, कोई सैटेलाइट जो वो ऑर्बिट विच स्टैंड्स एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 36,000 किलोमीटर, टू बी प्रिसाइज 35,786 किलोमीटर। तो ये जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है ये इस हाइट पे होती है, एंड दस इन दिस द सैटेलाइट स्पीड इज सेम एज द अर्थ, दैट इज 24 आवर्स। तो ऐसा लगता है कि जियो सिंक्रोनस का मतलब है इट इज इन सिंक विद द अर्थ ऑर्बिट। यू कैन सी द लेक्चर, यू कैन सी द स्लाइड ओवर देयर एंड यू कैन सी ऑल द पॉइंट्स। तो ये आपका हो गया जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये वाली जो ऑर्बिट है आपकी, ये जियो सिंक्रोनस है। दिस ऑर्बिट, दिस ब्लू वन ऑर्बिट इज द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इसमें सैटेलाइट्स ऐसा लगेगा जैसे अगर कोई जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है सैटेलाइट्स, तो इंडिया के ऊपर है, तो जैसे जैसे इंडिया घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, वैसी सैटेलाइट भी रोटेट कर रही है आपकी। सो दिस इज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। एंड देन देयर आर सैटेलाइट्स इन द लो अर्थ ऑर्बिट। सो दे आर एट अ ऑल्टीट्यूड ऑफ बिटवीन 200 to 2000 किलोमीटर, या फिर कुछ कहते हैं कि 500 किलोमीटर, कुछ कहते हैं 200 किलोमीटर। सो दिस इज द रेंज। सो फ्रॉम 200 to 500 किलोमीटर टिल 2000 किलोमीटर. So 2000 kilometer is the upper range for a low Earth orbit. And in this satellites travel faster than Earth. तो यानी कि अगर कोई लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट है इंडिया के ऊपर, तो अगर मुझे इस टाइम पे कोई सैटेलाइट ऑब्वियसली दिखेगी नहीं नेकेड आई से, पर अगर इनकेस अगर कोई सैटेलाइट मुझे दिखती है लो अर्थ ऑर्बिट में, तो थोड़े टाइम बाद आगे चली जाएगी, फिर वो पाकिस्तान फिर वो आपका म्यांमार में है उसे दिखेगी, फिर आपका धीरे धीरे करके यूएस में दिखेगी, फिर आपका यूरोप में दिखेगी, अफ्रीका में दिखेगी, एंड देन अगेन साउथ एशिया वेस्ट एशिया में दिखेगी, एंड देन साउथ एशिया में। तो इस तरीके से सैटेलाइट्स की स्पीड जो है अर्थ की स्पीड से ज़्यादा होती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रीजन बीइंग, यहीं पे इसी के बेसिस पे मैं क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करूंगा अबाउट प्रोवाइडिंग सैटेलाइट्स फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट, because here as I said that we cover in the 3C approach that it will be comprehensive and we will be covering the facts as well as analysis. So I will also be discussing the critical analysis of space from internet from skies, because मेंस के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कमेंट ऑन द रीसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ इंटरनेट फ्रॉम स्काइज, तो कुछ लोग तो होंगे वो सिर्फ ये बता देंगे कि कैसे होता है, कौन सी ऑर्बिट से प्रोवाइड करा जाता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल जस्ट टेल कि these are the recent initiatives. But the UPSC might ask you about the critical analysis, about the debate, whether India should go for the internet from satellites and not, whether it's feasible and what are the challenges. तो वो भी मैं आप लोगों से कवर कराऊंगा, so that you will be able to answer from prelims as well as mains. We don't believe in this segregated approach कि आपको prelims के लिए separately पढ़ना चाहिए और mains के लिए अलग से पढ़ना चाहिए. क्योंकि even in prelims you can see that many analytical topics are, मतलब क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन मेनी एनालिटिकल टॉपिक्स, तो वो है कुछ स्टेटमेंट्स आपने देखे होंगे एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आती है प्रीलिम्स में, एंड मेंस में भी यू हैव टू यूज फैक्ट्स, जस्ट एनालिसिस, मेयर एनालिसिस इज नॉट देयर। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको फैक्ट्स बोलने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आई वाज इवैल्यूएटिंग आंसर ऑन द बेसिस ऑफ, लाइक फ्यू आवर्स अगो आई वाज इवैल्यूएटिंग एन आंसर ऑन द
recent nuclear developments, and in that the candidate mentioned that according to the recent report. So you don't have to mention according to the recent report, you have to clearly mention according to the recent report by SIPRI, that is SIPRI Yearbook 2021, the number of nuclear arms have declined slightly although deployment has increased. Or how many warheads, या फिर what was the name of the recent treaty. So you don't say a recent treaty was signed between US and Russia to extend the like enforcement of the limits, to impose limits on the nuclear arms. So instead of saying a recent treaty, say a new start treaty which was signed in 2010 that has been extended by the year for the next 5 years, and that was done in February 2021. So if you answer like this being specific, so आपको मेंस में भी अच्छा आंसर मिलेंगे. So similarly यहाँ पे भी यही अप्रोच फॉलो करेंगे. So as you can see, this is the lower Earth orbit and this is the geosynchronous orbit. So I hope you have a decent look at this, because इसको समझ आ जाएगा तो आपके लिए आगे का क्रिटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, तो ये मैंने डिस्कस करा था. अब हम डिस्कस करते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में. उसमें मैंने यही बताया था, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. Such a satellites return to the same position or stays in the same position. So it returns to the same position in the sky after each day. क्योंकि अर्थ जैसे एक ही सेम पोजीशन पे आ जाती है, जैसे अगर इंडिया को अगर सेम स्काई देखना है तो वो एक पोजीशन पे रोटेट होकर आ जाता है, सिमिलरली सैटेलाइट भी उसी तरीके से आ जाती है. एंड इट इज ऑल्सो दिस ऑर्बिट इज ऑल्सो नोन एज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, इज ऑल्सो नोन एज GSO. इट इज एन अर्थ ऑर्बिट विद एन ऑर्बिटल पीरियड दैट इट मैचेस अर्थ्स रोटेशन एट एन एक्सिस, दैट इज 23 hours 56 minutes and 4 seconds. तो अर्थ का जैसे वैसे एग्जैक्ट अगर उसकी अर्थ की ड्यूरेशन देखें वन डे की, तो ये उसकी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड. बट फॉर आवर कन्वीनियंस हम इसे फॉलो करते हैं कि 24 आवर्स का मानते हैं, और जो जो मिनट्स और डे ऐड होते रहते हैं उसका फिर हमें गलत दिन बन जाता है हमारा. सो एग्जैक्ट हमारी जो अर्थ की रोटेशन की डे है दैट इज 23 hours 56 minutes and 4 seconds. और इस जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का भी यही आपका ड्यूरेशन है फॉर रीचिंग द सेम पोजीशन इन द स्काई. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लो अर्थ ऑर्बिट. LEO स्टैंड्स फॉर लो अर्थ ऑर्बिट. सो ये पहले से ही 1990 से काफ़ी पॉपुलर हो गई थी. इनको तब भी भेजा जा रहा था फॉर वेरियस कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंटरनेट के लिए नहीं, बट आपका जो फोन का हो गया या फिर आपका हो गया केबल कम्युनिकेशन हो गया, सैटेलाइट टीवी हो गया, तो उसके लिए ये काफ़ी यूज़ करा जाता था. And they are positioned around 200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर टिल 2000 किलोमीटर. सो आपकी लोअर रेंज कोई भी हो 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, पर अपर रेंज आपकी 2000 किलोमीटर ही है फ्रॉम अर्थ. एंड और जो जियोसिंक्रोनस में थी 36,000 किलोमीटर थी. तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है. 36,000 किलोमीटर उस केस में थी. लो अर्थ सैटेलाइट्स में तो अपर लिमिट ही आपकी 2000 किलोमीटर है. तो ये आपकी चीज़ है. एंड दिस सैटेलाइट्स एज आई मेंशन्ड दैट satellites in the low earth orbit travel faster than the orbit of earth. अब हम देखें इसके बेनिफिट क्या. if we come to the critical analysis, so if we talk about the critical analysis, then LEO satellites orbit closer to the earth and they will be able to provide strong signals. और जो गैप भी होगा वो भी कम होगा. latency or the time needed for data to be sent and received is dependent on proximity. तो कितना टाइम लगेगा एक डेटा को पहुंचने के लिए. ओके तो वो जो आपका है, वो लेटेंसी जो आपका है वो आपका लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उसमें कम होगा. तो इस वजह से एक तो सिग्नल या फिर डेटा आपका जल्दी पहुंच जाएगा, और जो सिग्नल भी होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, क्योंकि चांसेस ऑफ डिसरप्शन आर लेस. अगर दूर से काफ़ी कोई सिग्नल आ रहा है तो उसके चांसेस आर वीक कि काफ़ी एक्सटर्नल डिफरेंसेस डिस्ट्रप्शन हो गई सैटेलाइट्स में, स्पेस में कोई डिस्ट्रप्शन हो गई, कोई और ऑर्बिट आ गई, कोई और ऑब्जेक्ट आ गया, कोई सैटेलाइट बीच में आ गई, तो उसमें जियोसिंक्रोनस में ज़्यादा इशू है. बट लो अर्थ ऑर्बिट में ऐसा नहीं है. लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा भी जल्दी पहुंचेगा और उसका सिग्नल भी स्ट्रांग होगा. तो ये चीज़ हो गई. और ये तो हमारा हो गया ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का कंपैरिजन टू जियोसिंक्रोनस उस सैटेलाइट से. बट इफ यू टॉक अबाउट द फाइबर केबल्स, अगर फाइबर केबल्स के कंटेक्स्ट में करें तो उसके ऊपर भी इसका बेनिफिट ये है कि दीज सिग्नल्स जैसे अगर जल्दी पहुंचते हैं थ्रू, so these signals travels faster through space than through the fiber optics. They have also the potential to rival if not exceed the ground based network.
तो यही चीज़ कहा जाती है कि फाइबर ऑप्टिक्स में भी कभी कभार कुछ इश्यूज आ जाते हैं, उसमें भी आ जाता है कि सिग्नल में हो गया, चूहे को उतर गए आपकी फाइबर ऑप्टिक्स, या फिर कुछ और गड्ढा खोद दिया, या फिर बारिश आ जाती तो पानी भर गया। तो वो सब इश्यूज जो हैं आपके वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स में हैं, तो वो इश्यूज आपके सैटेलाइट फ्रॉम स्पेस स्पेशली एलईओ टेक्नोलॉजी, लियो टेक्नोलॉजी में नहीं है आपके। तो दोनों के ऊपर बेनिफिट्स हो गए आपके। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से जो आपको कम्युनिकेशन दिया जा रहा है, अगेन हेयर आई एम डिस्कसिंग द बेनिफिट्स ऑफ एलईओ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीएसओ। तो एलईओ का जो बेनिफिट है आपका वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स में भी है और फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ऊपर भी इसका बेनिफिट है। ओके फ्रेंड्स, आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। सो लेट्स मूव टू द क्रिटिकल एनालिसिस। नाउ दिस इज अ मेजर पार्ट। पहली बात तो ये, अगर हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस में है तो I shared the diagram in which I mentioned that the satellites which travel in the low Earth orbit, which travel at the between the distance of 200 or 500 till 2000 kilometers, so they travel faster than the speed of Earth. ये चीज़ है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, and they complete a full circuit of the planet in 19 to 120 minutes. तो 2 घंटे के अंदर वो एक ही जगह पे आ जाती हैं आपकी जो LEO सैटेलाइट्स हैं, because they travel at a speed of 27,000 किलोमीटर पर आवर, सो दैट इज ह्यूज। तो 2 घंटे में वापस आ जाती है। जियो सिंक्रोनस में था वो 24 घंटे में एक ही जगह पे आ जाती थी। सो इंडिविजुअल सैटेलाइट्स जो हैं, मतलब एक सैटेलाइट आपका जो है, तो अगर अर्थ पे कोई ट्रांसमीटर है, मतलब यहां पे आपका अर्थ है, अगर ये आपका अर्थ है और ये आपका एलईओ, यहां पे एक ट्रांसमीटर हो गया आपका ट्रांसमीटर, तो इसके लिए क्या होगा, अगर यहां पे कोई सैटेलाइट आपकी चल रही है तो ये सैटेलाइट यहां पे है, थोड़ी देर में सैटेलाइट यहां पे हो जाएगी, फिर यहां पे हो जाएगी, फिर यहां पे हो जाएगी, फिर यहां पे होगी, ऐसे चलती रहेगी। तो इस सैटेलाइट का जो ट्रांसमीटर के साथ इसका जो कम्युनिकेशन है वो यहां तक तो चलो ठीक है मेंटेन कर पाएगी, बट उसके बाद यहां पे जब सैटेलाइट पहुंचाएगी तो उसके लिए ट्रांसमीटर उसके साथ सिग्नल नहीं कर पाएगा। सो यहां पे सिग्नल में इशू आ जाएंगे जैसे ही सैटेलाइट यहां पे पहुंचेगी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वी नीड लाइक n नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, हमें काफी ज्यादा सैटेलाइट्स चाहिए, सो एज टू इंश्योर डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी वी नीड अ लॉट ऑफ सैटेलाइट्स। तो जैसे एक सैटेलाइट यहां पे पहुंची तो वी नीड अनदर सैटेलाइट, तो इसको रिप्लेस करने के लिए जैसे ये सैटेलाइट आगे चली गई हमें इसके लिए चाहिए, सो एज टू इंश्योर दैट द कम्युनिकेशन ऑलवेज रिमेन्स विद अ पर्टिकुलर सैटेलाइट। आई होप यू गेट दिस, कि एक सैटेलाइट आई तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए दूसरी सैटेलाइट आ गई आपकी। तो इस तरीके से ऐसे आपकी काफी सारी सैटेलाइट्स की एक लाइन होनी चाहिए आपकी। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, कि ट्रांसमीटर तो फिक्स है आपका, ओके तो यही चीज है कि उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो ट्रांसमीटर के साथ जो अर्थ पे जो ट्रांसमीटर होता है उसके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली आपका परमानेंटली मेंटेन नहीं कर पाती, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मेंटेन कर सकती है फॉर 15-20 मिनट्स, और 15-20 मिनट्स तक जब उन्होंने मेंटेन करा तो उसके बाद वो सैटेलाइट तो आगे चले जाएगी। सो एज टू इंश्योर दैट द कम्युनिकेशन रिमेन्स कंटिन्यूम इन कंटिन्यूम, तो कंटिन्यूएशन में कम्युनिकेशन रहे, तो उसके लिए हमें एक दूसरी सैटेलाइट चाहिए जो पहली वाले सैटेलाइट को रिप्लेस कर पाए, और जो दूसरी सैटेलाइट आगे चली जाएगी तो उसके लिए तीसरी चाहिए, तीसरी आगे चली जाएगी जो चौथी चाहिए। तो ऐसे ट्रांसमीटर के साथ कंटिन्यूस बेसिस पे कम्युनिकेशन रहना चाहिए। तो ये चीज़ है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें सैटेलाइट चाहिए विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो ये, वी नीड नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो स्पेस को वैसे ही ऑलरेडी क्राउड कर लेगी, लॉजिस्टिक्स के काफ़ी इशू रहेंगे, एंड देन वी रिक्वायर लॉट ऑफ मनी। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिक्वायर करता है, एंड ड्यू टू दिस ऑफ द 3 मीडियम ऑफ इंटरनेट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फाइबर, स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट, तो इसी वजह से सैटेलाइट्स के केस में अगर हम एलईओ का देखें तो दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है, ये आपका हो गया पहली बात, तो कॉस्ट रिलेटेड इशू हो गया कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव यही रहेगा। तो मासेस को प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन फ्रॉम सैटेलाइट्स, इंटरनेट फ्रॉम सैटेलाइट्स, एलईओ टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा रहेगा। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि पहली बात तो सैटेलाइट्स की स्पीड इसमें एलईओ के केस में लो अर्थ ऑर्बिट में काफी ज्यादा है, तो ट्रांसमीटर के साथ कंटिन्यूस बेसिस पे वो कम्युनिकेशन नहीं मेंटेन कर सकती। सो फॉर दैट वी नीड अ लार्ज पूल ऑफ सैटेलाइट्स टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग, तो रिप्लेस द सैटेलाइट्स। तो एलईओ टेक्नोलॉजी, ताकि
कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर के साथ बना रहे। उस केस में अगर इतनी सारी सैटेलाइट्स चाहिए तो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। एंड सारे केसेस में फाइबर हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, सैटेलाइट के केस में सैटेलाइट से कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें यही बेनिफिट है एक आपका कि मतलब जो आपका बेनिफिट था एक जीएसओ या फिर फाइबर ऑप्टिक्स के केस में, एक बेनिफिट आपका एलईओ का यही है जो मैंने आई थिंक मेंशन नहीं करा कि जो रिमोट एरियाज हो गए आपके, तो वहाँ पे जहाँ पे आपका फाइबर ऑप्टिक्स नहीं डाल सकते, नेचुरल एनवायरनमेंट ऐसा है या फिर पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे आपका सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करा जा सकता है। तो इसी केस में इट इज़ ओनली प्रेफरेबल टू प्रोवाइड इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट्स ओनली इन दोज एरियाज विच कांट बी रीच बाय फाइबर एंड स्पेक्ट्रम। तो जहाँ पे ये सब नहीं पहुँच सकते फाइबर से, स्पेक्ट्रम से, तो उसी केसेस में ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जो रूरल एरियाज हो गए या फिर मिलिट्री यूनिट्स हो गई विच आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अर्बन, फार अवे फ्रॉम अर्बन एरियाज, तो वहाँ पे आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट इंटरनेट उस चीज़ के लिए पहले टारगेट करा जाएगा। पर बाकी सारे जो अर्बन एरियाज वगैरह है वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स ही रहेंगी। तो ये आपका हो गया कॉस्ट रिलेटेड इशू एलईडी टेक्नोलॉजी का एंड एक्सेसिबिलिटी। तो कॉस्ट के चक्कर में आपका उसी एरिया के लिए फीजिबल है जहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल है ही नहीं। बाकी केसेस में फाइबर और स्पेक्ट्रम से ही आपका इंटरनेट प्रोवाइड करा जाएगा। ये आपका हो गया। तो देखा जाए तो एक और ये तो एक तो हमारा हो गया कॉस्ट के रिलेटेड हो गया। अब दूसरा आ जाते हैं गवर्नेंस पे। अब जब पहले के टाइम पे जब मिशन सैटेलाइट्स लॉन्च करते थे तब ये होता था, चाहे स्पुतनिक हो, अपोलो हो, इंडिया में भी केसेस हो तो इसरो ही है। पर आज के केस में देखा गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं। इवन वी हैव ऑल्सो लिबरलाइज द स्पेस सेक्टर, तो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स आने लग गए हैं। सो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हु विल रेगुलेट दी सैटेलाइट्स, क्योंकि सैटेलाइट्स ये हो रहा है कि बना कोई रहा है, उसके इक्विपमेंट्स कोई और प्रोवाइड करा जा रहा है, कम्युनिकेशन कोई और प्रोवाइड कर रहा है। सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर। सो इन केस अगर सैटेलाइट के रिलेटेड फ्रॉम इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट्स उसमें कुछ इशू आने लग गए, सो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर वनवेब का क्वेश्चन देखें तो इट इज अ कंसोर्टियम कंप्राइजिंग एन इंडियन बिजनेसमैन, जैसे आपका एयरटेल हो गया, अमेरिकन कंपनी, एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड बाय 17 यूरोपियन कंट्रीज, अ जापानीज इन्वेस्टमेंट फर्म एंड यूके गवर्नमेंट। तो आपका हो गया इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, यूके हो गया, आपका जापान हो गया, तो ये सब इन्वॉल्व है। तो रेगुलेशन के एस्पेक्ट में आएगा कि कौन सा इसको रेगुलेट करेगा, किसको रेगुलेट करेंगे, हु विल बी हेल्ड लायबल इफ सम मिसहैप हैपेंस, अगर कम्युनिकेशन का हो गया, कॉस्ट रिलेटेड हो गया, या फिर स्पेस में कुछ इशू हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, सो हु विल बी हेल्ड लायबल। तो ये रेगुलेशन के इशू है। देन देयर आर लॉजिस्टिक चैलेंजेस। तो यहाँ पे एक कंसल्टेंसी फर्म थी, उसने यही कहा था कि इन द कमिंग डिकेड अराउंड 1200 सैटेलाइट्स विल बी लॉन्च्ड विद 70% ऑफ देम विल बी कमर्शियल पर्पस। तो ये सारे इतनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए तो लॉजिस्टिक चैलेंजेस रहेंगे, उसको कैसे लॉन्च करा जाएगा, हु विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस, तो ये इसके रिलेटेड चैलेंजेस आ जाएंगे आपके। एंड देन इट विल बी सीन दैट ऑलरेडी वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस जंक। तो ये जो इतनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करी जाएंगी उससे पहली बात तो स्पेस जंक होगा, वो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। एंड अगेन द एग्जिस्टिंग स्पेस जंक विच इज देयर इन द स्पेस, तो वो भी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स हैं उनको हार्म कर सकता है। ये एक अलग इशू है। फॉर एग्जांपल स्पेस जंक इज देयर, जो क्योंकि स्पेस जंक क्या होता है, ऑलरेडी जो सैटेलाइट्स गई हुई हैं या फिर आईएसएस के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ एक्सप्लोड हो गया तो उसके पार्ट्स घूमते रहते हैं स्पेस के अकॉर्डिंग। वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ स्पेस जंक सेपरेटली। तो ऑलरेडी अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करी गई है एंड इट माइट गेट हिट बाय द स्पेस जंक, तो वहां पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो लो अर्थ ऑर्बिट का ये भी एक क्रिटिसिज्म है। ठीक है। देन देयर इज अनदर इशू दैट सैटेलाइट्स कैन समटाइम्स बी सीन इन द नाइट स्काइज which creates difficulties for astronomers as these satellites reflect sunlight to the earth leaving streak across images। तो जो astronomers हो गए जो मेजर करते रहते हैं कि अर्थ पे बैठे बैठे सैटेलाइट्स के थ्रू गैलेक्सीज, जैसे गैलीलियो ने तो पहले ही मेजर कर लिया था, मतलब एट दैट टाइम लाइक 15-16 सेंचुरी के टाइम पे आई थिंक जुपिटर को उन्होंने मेजर कर लिया था। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स पहले भी एंशिएंट और मिडाइवल टाइम पे थे तो उन्होंने भी देखे थे कुछ प्लैनेट्स। तो वो सब देखना मुश्किल हो जाएगा इफ सो मच सैटेलाइट्स आर देयर विच आर वेरी ब्राइट इन द नाइट। तो ये एक अलग इशू रह जाएगा सैटेलाइट्स थ्रू इंटरनेट। फिर एक और चीज है कि लो अर्थ ऑर्बिट में मैंने आपको बताया था कि द रेंज इज 200 फ्रॉम 500 टिल 2000 किलोमीटर, ये रेंज है। अब इस रेंज में ये होता है कि अगर ये लोअर रेंज है आपकी सैटेलाइट की, मतलब ये तो आपका अर्थ हो गया, या फिर चलो यहीं पे समझाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ये तो हो गया आपका अर्थ हो गया। अब लो अर्थ ऑर्बिट का मैंने आपको बताया था कि इसकी जो ऑर्बिट होती है दैट कैन रेंज फ्रॉम
200 किलोमीटर टिल 2000 किलोमीटर। अब ये एक अलग इशू है कि इतनी सारी जो ऑर्बिट का जो गैप है यहाँ पे आपका, तो अगर कोई लोअर सैटेलाइट है सो इट विल डिस्टर्ब द सिग्नल्स फ्रॉम द अबव सैटेलाइट्स। अगर जो इस ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट घूम रही है लो अर्थ ऑर्बिट पे, तो 200 किलोमीटर के ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट घूम रही है तो वो इसके सिग्नल्स डिस्टर्ब करेगी। ये अलग एक इशू है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैसे हम कहते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स के कंपैरिजन में और या फिर GSO के कंटेक्स्ट में यहाँ पे सिग्नल इश्यूज नहीं आएंगे, पर लो अर्थ ऑर्बिट के कंटेक्स्ट में भी यहाँ पे भी इश्यूज आएंगे कि 200 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर, तो अगर कोई नीचे वाली सैटेलाइट्स है वो ऊपर वाली सैटेलाइट्स के सिग्नल से डिसरप्शन ला सकती है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया स्पेस जंक का टॉपिक, मैंने आपको बता दिया था। तो ये फ्रीक्वेंसी रिलेटेड इश्यूज भी हो गए आपके। सो दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ आपका LEO टेक्नोलॉजी। आई जस्ट गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू, मतलब इसको समरी में बताता हूँ कि इसके अगर बेनिफिट्स देखें, अगर इसका मैं एनालिसिस देखें, बेनिफिट्स देखें, तो इसका GSO के ऊपर ये बेनिफिट है, यानी कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं, अगेन दोज ऑफ यू हु मिस्ड इफ इट्स डिफिकल्ट टू रिकॉल, तो GSO के लो अर्थ ऑर्बिट में आप देखें यहाँ पे सैटेलाइट्स बिल्कुल पास है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स बहुत दूर है। तो यहाँ से सिग्नल लो अर्थ ऑर्बिट से सिग्नल बहुत जल्दी पहुंचेगा और बहुत स्ट्रांग पहुंचेगा एज कंपेयर टू अ LEO GSO टेक्नोलॉजी में। और फाइबर ऑप्टिक्स के केस में भी देखा जाए तो नॉर्मल डिस्ट्रप्शंस होती रहती हैं, आपका लैंड पे जो डिस्ट्रप्शंस होती रहती है फाइबर ऑप्टिक्स में, उसमें भी सिग्नल, उसके कंपैरिजन में भी LEO से सिग्नल जल्दी पहुंचेगा। और तीसरा ये हो गया कि रिमोट एरियाज में जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स अभी तक नहीं इंप्लीमेंट हो रहे, जैसे नक्सलाइट्स एरिया हो गए, वहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे, या फिर डिफिकल्ट टेरेन है या फिर माउंटेनियस एरिया है, तो वहाँ पे जैसे आर्मी जाती है, सो दे वर्क विद द हेल्प ऑफ आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे, सैटेलाइट फोन होते हैं, सो उनकी हेल्प से वहाँ से बात होती है, इंटरनेट भी हो गया या फिर फोन हो गया। So these are the benefits of LEO technology, and if we discuss the criticism, then first issue is कि these satellites travel at a very fast speed. तो इसके चक्कर में we need a lot of satellites to replace the existing satellite to ensure that the communication with the transmitter remains there. And due to this requiring a lot of satellites, it requires a lot of capital investment. उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा important है। ये चीज़ हो गई आपकी। एंड इसी के चक्कर में आपका ये जो सैटेलाइट्स है, क्योंकि कॉस्ट इंसेंटिव ज़्यादा है तो मासेस को प्रोवाइड नहीं करे जाते, तो पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि रूरल एरिया या फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हो गई, जहाँ पे जो अर्बन एरिया से बहुत दूर रहती हैं, डिफिकल्ट टेरेन में जो एरियाज़ है, वहाँ पे ही आपका सैटेलाइट आपको प्रोवाइड करी जाएगी, सैटेलाइट से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा जाएगा। एक ये हो गया आपका क्रिटिसिज्म हो गया। फिर दूसरा क्रिटिसिज्म यही हो गया कि इतनी सारी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इतनी सारी सैटेलाइट्स अब आपका प्राइवेट कंपनीज आपका इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी, तो इतनी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं एक ही कंसोर्टियम में, जैसे हमने वनवेब के केस में देखा था। तो रेगुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी कि इसको रेगुलेट करा जाएगा, हु विल बी हेल्ड लायबल, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, तो ये एक अलग इश्यूज हो जाएगा इफ सम मिसहैप हैपेंस और इफ सम कंट्रोवर्सी हैपेंस सिक्योरिटी रिलेटेड। फिर वही हो गया कि इतनी सारी सैटेलाइट्स जब लॉन्च करी जाएंगी फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट, तो उसको लॉन्च कैसे करा जाएगा, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके लिए बहुत सारी इक्विपमेंट्स चाहिए, बहुत सारी मशीन्स चाहिए, तो वो सब के इश्यूज हो जाएंगे। साथ में होगा कि इतनी सारी सैटेलाइट्स जब स्पेस में होंगी, सो इट विल क्रिएट अ बैरियर इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी, दे आर लाइक शाइन ब्राइट इन द नाइट, तो इसके केस में एस्ट्रोनॉमर जो है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी टू सी द डेटा। साथ में यही होगा कि अगर जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स चल रही हैं, दे विल डिसरप्ट द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द अपर ऑर्बिट। तो अगर कोई 200 किलोमीटर पे अगर कोई ऑर्बिट पे अगर कोई सैटेलाइट घूम रही है, तो वो 2000 किलोमीटर पे जो सैटेलाइट आ रही है उसके सिग्नल्स डिसरप्ट करेगी। एंड लास्ट इज द इशू ऑफ आपका स्पेस जंक। स्पेस जंक में यही है कि ऑलरेडी जो स्पेस जंक है वो इन सैटेलाइट्स को हार्म कर सकता है, इतनी सारी सैटेलाइट्स को, एंड इनफैक्ट दी सैटेलाइट्स कैन ऑल्सो क्रिएट देयर ओन स्पेस जंक इन द फ्यूचर। तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल एनालिसिस हो गया। लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ वन वेब, जो हमने वन वेब के बारे में था, क्योंकि हमारा स्टार्ट ही लेक्चर यहाँ से हुआ था वन वेब के बारे में। तो उसमें यही था कि वन वेब इज अ कम्युनिकेशन कंपनी दैट एम्स टू डिलीवर ब्रॉडबैंड इंटरनेट अराउंड द वर्ल्ड थ्रू इट्स फ्लीट ऑफ LEO। तो ये इंपॉर्टेंट है, वाई वी वर डिस्कसिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ LEO, बिकॉज वन वेब होगी, जो बाकी सारी कंपनीज होगी, कमर्शियल कंपनीज, दे आर एमिंग टू प्रोवाइड सैटेलाइट अपना जो कम्युनिकेशन है थ्रू LEO टेक्नोलॉजी, नॉट जियो सिंक्रोनस। ये आपका इंपॉर्टेंट है।
तो 2010 से पहले से काफ़ी एफर्ट्स तो काफ़ी सालों से चल रहे हैं। 2010 में तो इसने बैंकरप्सी भी इसने डिक्लेयर कर दी थी, बट साथ में फिर ऑन इन्वेस्टमेंट आई जिसमें एयरटेल के सुनील भारती मित्तल जो है, सुनील भारती मित्तल, तो उनकी जो है उनकी कंपनी है भारती ग्लोबल लिमिटेड। फिर और साथ में इन्वेस्टमेंट है, सॉफ्ट बैंक आ गया आपका, जब आई थिंक ये किसका है, चाइना का है। फिर स्टार्ट आ गया, ये सब आ गए। तो बाकी सारे आपके अमेरिकन, यूरोपियन, यूके, जापान, ये सब कंपनी आ गई। तो इन्होंने डिसाइड करा है, तो द सैटेलाइट्स विल बी बिल्ट एट अ वनवेब एंड एयरबस जो है, एयरबस आपका, सो इसका जॉइंट वेंचर जेवी है। तो यहाँ पे फ्लोरिडा में इसकी सैटेलाइट्स प्रोड्यूस हुई जाएंगी एंड द लॉन्च विल बी फैसिलिटेटेड बाय अ फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस। आपको पता भी होगा कि फ्रेंच गुयाना करके एक है आपका लैटिन अमेरिका, तो में फ्रेंच का एरिया है। तो एरियन स्पेस वहाँ से काफ़ी सारे और आपकी सैटेलाइट्स लॉन्च होती है यूजिंग रशियन मेड सोयूज रॉकेट्स। तो सैटेलाइट्स आपका करेगा प्रोड्यूस वनवेब और एयरबस का जॉइंट वेंचर। फिर जो आपकी जो सैटेलाइट्स है उसमें एरियन स्पेस के साथ यूज़ करके रशियन का जो ऑर्किड है, तो रशिया की जो कंपनी है एरियन स्पेस, ये भी इसमें हेल्प करेगी अपने स्पेस जो आपका वहाँ से, जैसे आपका मतलब जो स्पेस पोर्ट है आपका जहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च होती है, वहाँ जो फ्रेंच कंपनी वो उसे असिस्ट करेगी एंड सोयूज रॉकेट्स हैं जो रशिया के, वो यूज़ करे जाएंगे। तो एक तो इसका बेनिफिट ये है कि भारती लिमिटेड जो है आपकी एयरटेल, तो वो सुनील भारती इसमें इसका मेजर प्लेयर है। तो इसकी वजह से इंडिया और अफ्रीका में सबसे पहले ये लगा जा रहा है कि इसमें इंटरनेट काफ़ी जल्दी प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि एयरटेल की इसमें इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में, अफ्रीका में और साउथ एशिया में, स्पेशली आपका जो इंडिया है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका इंटरनेट प्रोवाइड करा जाएगा जल्दी। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। और रीसेंट डेवलपमेंट जो हमने डिस्कस करा था कंटेक्स्ट कि अभी 36 सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी इसने, और इसके साथ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ वनवेब की हो गई है 218 इन ऑर्बिट। एंड इसको एक और लॉन्च करना है बिफोर इट इनेबल्स इट्स कैपेसिटी टू डिलीवर 5 to 50 सर्विस। ये आपका नाम है, दे कैन आस्क यू इन प्रीलिम्स दैट 5 to 50 सर्विस इज बाय विच कंपनी। तो ये वनवेब का सर्विस है विच एम्स टू ऑफर इंटरनेट कनेक्टिविटी टू ऑल रीजन्स नॉर्थ ऑफ 50 डिग्री लैटिट्यूड। तो जो आपका अर्थ है, तो इसमें जो 50 डिग्री लैटिट्यूड है, इससे ऊपर ये जो सारा एरिया है, यहाँ पे जो सारी कंट्रीज हैं उनको पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी अंडर इट्स इनिशिएटिव 5 to 50। क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी यहाँ पे तो सिर्फ अंटार्कटिका ही आ गया और बहुत कम ही कंपनीज है, ऑस्ट्रेलिया हो गई, वहाँ पे भी चलो बेनिफिट्स हैं। और इसमें भी वैसे सारी आपकी यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज इन्वॉल्व है। तो पहले इनको लग रहा है कि 5 to 50 में इन कंट्रीज को पहले इंटरनेट प्रोवाइड करा जाएगा। तो ये टारगेट है कि जून के एंड तक, इस जून 2021 के एंड तक ये सैटेलाइट्स 5 to 50 की जो सैटेलाइट्स है वो ओवर हो जाएंगी, प्रोवाइड करी जाएंगी। एंड ग्लोबल सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इन 2022। पहले इनका टारगेट है कि 5 to 50 इनिशिएटिव के अंदर 50 डिग्री नॉर्थ जो कंट्रीज हैं उसको प्रोवाइड करा जाएगा। ये आपका 2021 में टारगेट है। एंड देन ये जो बाकी सारा जो ग्लोब है उसमें 2022 में प्रोवाइड करी जाएंगी। तो ये इसका अब हम डिस्कस कर, अभी तो हमने वनवेब के बारे में डिस्कस करे थे, एलईओ के बारे में डिस्कस करे थे। नाउ लेट्स डिस्कस विच ऑल अदर कंपनीज आर देयर हु आर कॉम्पिटिटर ऑफ वनवेब। तो वनवेब का जो चीफ कॉम्पिटिटर है वहां पे एलोन मस्क है, तो उनका एक कंपनी है स्टारलिंक। तो स्टारलिंक की भी काफी सारी सैटेलाइट्स हैं विच हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेस्टिंग इन नॉर्थ अमेरिका, एंड इंडिया ने भी उसके साथ इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं। बट स्टारलिंक का इश्यू ये है दैट दे फ्लाई क्लोजर टू द अर्थ एंड देयरफॉर कंपनी रिक्वायर्स अ लार्ज फीट ऑफ सैटेलाइट टू प्रोवाइड ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो यही मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो है आपका 200 किलोमीटर से आपका 2000 किलोमीटर तक की रेंज है एलईओ की। तो स्टारलिंक और नीचे 200 से ऑर्बिट के अराउंड 200 किलोमीटर के अराउंड से प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज आपकी। तो इस वजह से काफी ज्यादा सैटेलाइट इसको चाहिए और विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया आपका स्टारलिंक हो गया विच इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ वनवेब। तो स्टारलिंक आपका है इलॉन मस्क का, जो टेस्ला के हैं ओनर है। दूसरा हो गया कि अमेजॉन, उसने भी अपना प्रोजेक्ट अनाउंस करा था, प्रोजेक्ट क्यूपियर। तो प्रोजेक्ट क्यूपियर करके है, एक क्यूपियर बेल्ट करके आपकी है, तो उसके नाम पे इन्होंने एक प्रोजेक्ट क्यूपियर लॉन्च करा है विच इज लॉन्च बाय अमेजॉन इन अनाउंस बाय अमेजॉन इन 2019। अमेजॉन भी हर जगह पे कर रहा है एंट्री। फिर गूगल ने एक अपना प्रोजेक्ट करा था लॉन्च बाय द नेम ऑफ इन 2013 बाय द नेम ऑफ लून प्रोजेक्ट, जिसमें टारगेट था कि जो हाई अल्टीट्यूड बैलून्स होते हैं उससे आपका इंटरनेट प्रोवाइड करा जाएगा।
और उसने टेस्ट भी करा था केन्या में, बट अल्टीमेटली इट अबैंडन्ड दिस प्रोजेक्ट इन 2021। तो इस साल इन्होंने करा था। लून का मतलब था कि पागलों वाला प्रोजेक्ट, तो ये उनको खुद ही था, बट अल्टीमेटली दिस प्रोजेक्ट फेल्ड, सो इट जस्टिफाइज इट्स नेम। तो लून इज लाइक समवन हु इज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हु इज लाइक बिट सनकी, और वो सब कहते नहीं है कि सिंक में नहीं है रियलिटी के। सो दैट वाज द नेम गिवन टू दिस प्रोजेक्ट यूजिंग हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स। तो मेरे दिमाग में हमेशा ही आता था कि भाई उस बलून में छेद कर दो, ठीक है, अगर छेद हो गया तो कैसे होगा। तो वही सब करके जो भी है इन्होंने केन्या में टेस्ट करा, बट इट फेल्ड। एंड देन इवन फेसबुक हैज अटेम्प्टेड टू एंटर दिस, बट इट ऑल्सो अबैंडन दिस प्रोजेक्ट। पहले इन्होंने 2018 में इन्होंने मतलब पहले अनाउंस करा था, 2018 में इन्होंने अपने प्लान्स बैन अनाउंस कर दिए थे, अबैंडन कर दिए थे, बट इन्होंने फिर अब करा है, सोचा है कि ये भी इस मार्केट में एंट्री करेंगे। एंड आई एम होपफुल कि जैसे आपकी आर्टिफिशियल वो जो होगी, आपकी ड्राइवरलेस कार्स हो गई, इंटरनेट फ्रॉम स्काई, सो इनमें काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, तो हर जगह इसमें एंट्री कर रहा है। एप्पल का पता नहीं, बट एप्पल as we know it's a very secretive company, so one day they might come with something, but as of now we don't know about Apple. तो Google हो गया, Facebook हो गया, Amazon हो गया, Tesla हो गया, and then आपका हो गया OneWeb हो गया, so they all are provided in this. Now let's talk about the Indian scenario कि इंडिया में क्या है। So currently as we mentioned कि इंडिया ने तो प्री ऑर्डर ऑलरेडी इशू कर दी है फ्रॉम Starlink about for implementing this project in rural areas of India. तो स्टारलिंक एंड वनवेब ने डिसाइड करा कि 2022 में इंडिया में इंटरनेट लॉन्च करेंगे फ्रॉम स्काईज, एंड इवन प्रोजेक्ट क्यूपियर इट्स ऑल्सो इन टॉक विद द कंट्री, तो अप्रूवल ले रहा है अमेजॉन का। और साथ में यही है कि 70% ऑफ द रूरल इंडियाज डोंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट। तो जो हमने पैंडेमिक में भी देखी थी, जैसे हमने डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, अभी तक इट कुडंट टेक ऑफ मच, क्योंकि डिजिटल इंडिया के लिए इंटरनेट चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस की बात भी हम करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, बट काफ़ी एरियाज़ में इंटरनेट ही नहीं है, तो कहाँ से ऑनलाइन क्लासेस होंगे। तो इसी वजह से जब हम पैंडेमिक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस फ्रॉम द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें यही सब डिस्कस करेंगे कि इन फ्यूचर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इंटरनेट फ्रॉम स्काई शुड बी यूज्ड। तो यही है आपका कि रूरल इंडिया में हो गया या फिर तो, पर यही बात आ रही है कि रूरल इंडिया में आप इंप्लीमेंट तो कर दोगे जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, बट अगेन क्योंकि अर्बन इंडिया में तो चलो फाइबर ऑप्टिक्स से तो ऑलरेडी हम लोगों को इंटरनेट मिल ही रहा है, बट रूरल इंडिया वाले में और इंप्लीमेंट वहाँ पे करना भी चाहिए। ये OneWeb और स्टारलिंक है, बट अगेन विल दे बी विलिंग टू पे द प्राइस फॉर इट, कॉस्ट वो दे पाएंगे, ये इशू एक आ रहा है कि फ्यूचर में पता चलेगा कि हाउ कमर्शियली वायबल विल दिस प्रोजेक्ट बी। ओके फ्रेंड्स, सो विद दिस वी हैव डिस्कस द टॉपिक ऑफ इंटरनेट फ्रॉम स्काइज फ्रॉम वेरियस डायमेंशंस। पहले मैंने आपको बताया था उसमें कि इंटरनेट फ्रॉम स्काइज क्या होता है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, कौन कौन सी सैटेलाइट से, फिर सैटेलाइट्स के बारे में बताया था कि जियो सिंक्रोनस और लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में बताया था, फिर मैंने बताया था क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में कि उसमें सैटेलाइट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म डिस्कस करे डिटेल में। देन आई डिस्कस्ड अबाउट OneWeb कि उसके क्या प्लान्स हैं, फिर 5for50 प्रोजेक्ट के बारे में बताया विच एम्स टू प्रोवाइड ऑल द सैटेलाइट्स इंटरनेट फ्रॉम स्काइज विच आर नॉर्थ ऑफ 50 डिग्री, उसके बारे में डिस्कस करा। फिर मैंने और बाकी जो कंपनीज हैं उनके बारे में भी बताया, स्टारलिंक फ्रॉम इलोन मस्क, फिर अमेजॉन का क्यूपियर प्रोजेक्ट है, गूगल का लून प्रोजेक्ट था और फेसबुक का भी प्रोजेक्ट था, पर गूगल और फेसबुक ने अबैंडन कर दिए अपने प्रोजेक्ट। तो इस टाइम पे आपका स्टारलिंक, OneWeb एंड क्यूपियर, प्रोजेक्ट क्यूपियर ऑफ अमेजॉन, दीज थ्री आर द ओनली कंपनीज implementing this project. ये हो गया, एंड विद दिस वी हैव कवर्ड द, एंड लास्टली आई डिस्कस दैट व्हाट इज द सिनेरियो इन इंडिया कि 2022 तक टारगेट कर तो देंगे रूरल इंडिया को, but will that be feasible or not, that we will have to see. So with this I have covered the topic of internet from skies. I hope you liked it. If you like it, then please like it, share it, subscribe it, spread the word to your friends. If you have any feedback, positive or negative or critical, if you think there is any area where we can improve, then you can type your comments in the comment box, or you can contact me, Deepak Singh, or my team members at AQ Bias. We will revert to you. And before ending my lecture, I just want to make a small announcement that from July 7th of 2021, we at AQ Bias are launching a fresh batch from 7th of July. It's a foundation batch that will be covering 800 hours of classes, including 80 hours of current affairs. ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज़ आप ज्वाइन करिए। साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हम कुछ लॉन्च कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब भी लॉन्च कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो हम AQ Bias पे टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ IIT, इट्स नॉट
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेस्ट, इट्स IAS इंस्पिरेशन टेस्ट, और ये टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं 24th एंड 27th ऑफ जून, दैट इज दिस मंथ में। सो टाइम बहुत कम बचा है, तो जल्दी से इसे एनरोल कर लीजिए। और इस टेस्ट का बेनिफिट ये है, एक तो आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कितनी सॉलिड चल रही है, दूसरा ये है यू विल बी गेटिंग सम कंसेशन that if you enroll into this test and if you score some marks, then according to your percentage you will be getting accordingly, you will be getting some discount. For example, if you score 50%, then you will get 50% discount for the Journal Studies Foundation batch. But again, the price will be reduced, but the quality of the classes, that won't be reduced. So these are the key benefits of this exam. So please enroll it and do like my if you like it, then please like it, share it, subscribe it. Okay friends, सो ये आज हमारा इंटरनेट फ्रॉम स्काइज था, और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो भी आपके अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, सो काइंडली उसे भी देखिएगा एंड उसके बारे में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।